गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे, और मैंने आपको लास्ट में ये भी कहा था कि हम लोग आज इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद जो आपका तीसरा प्रॉपर्टी था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रूफ देख लें। तो आपका जो प्रूफ है, क्या आपको प्रूफ करना था भाई कि हम लोगों ने लिखा था डेल टी बी इजकल टू के बी इंटू मोलालिटी। ये आपको प्रूफ करना है कि आप ये जो रिलेशन लिखते हो डेल्टा बी इजकल टू के बी इंटू मोलालिटी कैसे लाते हैं। तो चलो इसके लिए मैं कुछ वर्क करूं। याद होगा आपको, इसमें मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कि अलोंग वाई एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं वेपर प्रेशर पे, और अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग कंसीडर कर लें किस चीजों को, टेम्परेचर को। अब यहां पे एक ग्राफ आपने बताया था, और ये ग्राफ था आपका किसका, सॉल्वेंट का। और एक मैं अब बना लूं, मैंने इसे कर दिया सॉल्यूशन फर्स्ट, और एक और आप बना लो सी, और इसका नाम रख लो कि भैया ये सेकंड सॉल्यूशन है। कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां था प्रेशर आप मान लो 1 atm, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप मिलाते हो सबको, तो चूंकि ये सॉल्वेंट का था तो इसलिए इस टेम्परेचर को आपने नाम दिया था T0B। इसके लिए ये पहला सॉल्यूशन का टेम्परेचर था, आप कंसीडर कर लो TS1, और सेम ये हो जाएगा आपका TS2। boiling point of the second solution, boiling point of the first solution, and the boiling point of pure solvent. Corresponding प्रेशर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए मान लूं 1 atm की जगह पे P0, ये आपका P1 और ये आपका हो जाएगा P2। अब कुछ नाम रख ले हम लोग कि भाई ये आपका A है, ये पॉइंट B है, ये C है, और इस पॉइंट का नाम आप रख लो D, और इस पॉइंट का नाम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं E। मैंने आपको एक चीज समझाया था कि यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कर्व होता है एक्चुअल में वो स्ट्रेट लाइन है। अब अगर कुछ देर के लिए हम लोग एज्यूम कर लें कि सॉल्यूशन आपका कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब जो कर्व है वो एक्चुअल में क्या होता आपका, स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हो तो ADB और AEC एक ट्रायंगल होगा, यानी AD, या आप ऐसे लिख लो BAD, ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAE, और ये दोनों ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। ये दोनों ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। अब अगर सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टीज आप यूज कर दो तो आप लिखोगे AC अपॉन AB, या फिर AE अपॉन AD, AE अपॉन AD। अब यदि AC के न्यूमेरिकल वैल्यू पे बात करें, AC का मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए बात करो, तो आप पक्का लिख सकते हो इसको TS2 माइनस T0B, और AB का बात करो आप, तो आप लिख सकते हो TS1 माइनस T0B से जो आपका प्रेशर का टर्म आएगा AE, तो AE कहलाएगा P0 माइनस P2 अपॉन P0 माइनस P1। आई होप कि आप समझ रहे होगे। क्या मैं इसे ऊपर वाले को डिफरेंस के फॉर्म में डेल T2 लिखता हूं, नीचे वाले को डेल T1 लिखता हूं, इधर प्रेशर डिफरेंस डेल P2, और ये रहा आपका डेल P1। इसका मतलब डेल T2 अपॉन डेल T1, डेल P2 अपॉन डेल P1। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन की अगर मैं बात करूं, भाई जो डेल T है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल पी के। जो डेल टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका डेल पी के। अब जरा समझना कि डेल टी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल पी के और मैं एक रिलेशन ले आऊं जो आरएलवीपी था, रिलेटिव लोडिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, और आपका राउल्ट्स के सेकंड लॉ में हम लोगों ने इस पर बात करी थी कि आपका जो पी नॉट बी माइनस पी एस है अपॉन पी नॉट बी जो था ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। अब अगर बात करो क्या मैं इसे डेल पी लिख सकता हूं, तो डेल पी बराबर आ गया आपका एक्स से इंटू पी नॉट बी। जो डेल पी है इस डिफरेंस को पी नॉट बी माइनस पी एस को आप डेल पी लिख सकते हो, तो वो आपका एक्स है और ये मल्टीप्लाई कर दो इधर पी नॉट बी के बराबर हो गया आपका। तो यहां से डेल पी चूंकि डेल टी के प्रोपोर्शनल था, इट मीन्स डेल टी भी आपका अगर बात करो तो ये पी नॉट बी किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अगर ये प्योर वेपर प्रेशर कांस्टेंट है और इक्वालिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी आप ला सकते हो। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी ला लूं तो एक बार मैं तो फिलहाल लिख दूं कि डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स है और डेल पी डेल टी के प्रोपोर्शनल है, इट मींस डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स है यहां से। अब डेल टी एक कांस्टेंट ले लेता हूं के इंटू एक्स से, ये आपका रिलेशन आ गया डेल टी इक्वल टू के इंटू एक्स से। और यदि आप बात करो कि फिलहाल जो ये मोल फ्रैक्शन था ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन था वो आपका Na अपॉन Nb था। ये आपको ध्यान होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो जो डेल टी था ये आपका K इंटू इसको मोल्स बाई मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में यदि आप तोड़ते हो तो कुछ आप इस तरह लिखोगे, इस तरह लिखोगे। अब अगर आप इस तरह लिखते हो और अब बात करो कि सॉल्वेंट के लिए जो नॉन सॉल्वेंट आप ले रहे हो उसका तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा। अब अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात कर लूं, इसका मतलब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट देगा। के भी एक कांस्टेंट है, एम भी एक कांस्टेंट है। मैंने इसके जगह डेल टी बराबर यूज कर लिया के डैश इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 ये आपका डब्ल्यू बी था, डब्ल्यू बी। अब यहां तक तो डेल्टी का एक रिलेशन आया के डैश इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी। अब थोड़ी सी अगर और बात की जाए इसमें कि भाई यदि आप बात करो कि आप काम करना चाह रहे हो एक मोलालिटी के लिए या 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के लिए या फिलहाल 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए, बात अगर हम लोग कर लें इसके लिए फॉर 1m सॉल्यूशन, आप ध्यान देना कि आपने स्मॉल m यूज किया है। या ऐसा करो कि आप यहां तक कॉपी कर लो फिर मैं आपको बताता हूं। आई होप हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट देखें हम लोग अगर, तो फिलहाल तो अब अपने को इस ग्राफ का जरूरत नहीं है तो मैं इसे ओमिट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। और एक रिलेशन में सिर्फ लिख के रखता हूं यहाँ कि जो डेल टी है वो एक्चुअल में आपका के डैश इंटू डब्ल्यू ए एम ए इंटू 1/डब्ल्यू बी लाया। अब फॉर 1 मोलालिटी सॉल्यूशन, अगर आप एक मोलालिटी सॉल्यूशन की बात करते हो तो एक मोलालिटी का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके कितने हो गए 1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए आपके 1 kg या फिर 1000 ग्राम। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब अगर ये सारी चीजें मैं इसमें पुट कर दूं तो डेल टी बराबर के डैश इंटू मोल्स हो गए आपके 1 इंटू 1/डब्ल्यू बी है आपका 1000। तो डेल टी बराबर आया के डैश अपॉन 1000। अब डेल टी बराबर के डैश अपॉन 1000, अगर के डैश अपॉन
1000 को कांस्टेंट बाई कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट के बी कह दूं तो जो के डैश है वो आपका के बी इंटू 1000 होगा। तो जो डेल्टी था आपका वो के डैश अपॉन 1000 आ रहा है। अब के डैश अपॉन 1000 इट मीन कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, आप एक और कांस्टेंट रखो, इस कांस्टेंट को नाम दे देता हूं मैं के बी। इट मीन के डैश इक्वल टू के बी इंटू 1000। अब इस के डैश के वैल्यू को आप इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 1 में। अगर आप इक्वेशन 1 में इसे सब्सटीट्यूट करते हो तो जो डेल्टी है आप लिखते हो, जरा ध्यान देना, के डैश की जगह पे क्या आ रहा है भाई, के डैश की जगह पे आ रहा है के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1/WB, और डेल्टी बराबर अरेंज कर लो के बी डब्ल्यू ए एम ए इंटू 1000 अपॉन WB। यही रिलेशन हम लोगों ने कल प्रूफ किया था, कल लिखा था और आज मैंने इसे प्रूफ करके बताया। तो आप इस तरह से आप प्रूफ भी कर सकते हो। और चूंकि टू द पॉइंट अगर पढ़ो तो हर किसी चीज का नॉलेज होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री बना रहे हो और केमिस्ट्री रैंक इंप्रूवर होता है, आपके रैंक को इंप्रूव करता है। इसलिए कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। आई होप गाइस कि हम लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब हम लोग यहां तक तो समझ गए। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे जाने से पहले मैं फ्रीजिंग पॉइंट पे बात कर लूं। एपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है आप ऐसे टेम्परेचर की बात करते हो जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। देन वी राइट कि सच पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर of solid and liquid coexist in equilibrium। ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का एग्जिस्ट करे इक्विलिब्रियम में, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो कि क्यों आप डिप्रेस करते हो, क्यों घटाते हो फ्रीजिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घटता है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है। तब तक आप एक बार फिर से पढ़ो, रिकॉल करो और न्यूमेरिकल बनाओ, क्योंकि मैं सॉल्यूशन लास्ट करने के बाद एक बार आपके एनसीईआरटी का एक वीडियो लेक्चर लूंगा, जिसमें एनसीईआरटी के टोटल न्यूमेरिकल सेक्शन को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आईटी के या फिर आपके मेडिकल के, मैं उसे भी सोल्व करके दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से उसे सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।